खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरफ अमीर भट्टी साहब, मैं हूँ सईद काजी और हमारे साथ इंतहाई अहम शख्सियत जनाब फैसल वाबला साहब भी साथ होंगे, साबिक़ वफाकी वज़ीर। मगर मैं कुछ खबरें रन डाउन इसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सदर अलवी साहब से नाराज़ नज़र आते हैं चेयरमैन PTI, और उन्होंने कहा कि उन्होंने तारीख क्यों नहीं दी इलेक्शन की, ये किस हद तक जस्टिफाइड है उनका ये चार्ज। उसके साथ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से क्या कानून रास्ता अपनाएगा, इसके साथ और भी बात करेंगे कि क्या वापसी पे फ़कीदुल मिसाल किस्म का होगा इस्तकबाल, या क्या होगा। इलेक्शन से कबल मजीद कितनी सियासी जमातें और बनेंगी, और जो बन रही है अभी तक तो पिट रही है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 50,000 रुपये आमदनी वाले पर भी टैक्स लगा दिया जाए, ये कहना है आलमी मालियाती इदारों का। इस पर आखिर में बात करेंगे, मगर चलते हैं जनाब फैसल वाबला साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं स्ट्रेट अवे आता हूँ, आपकी निगाह बहुत दूर तक देखती है और आपको चीज़ें दूर तक नज़र आती हैं। ये फरमाइए कि हुजूर, एक तो जो इस पे कौम की नज़रें लगी हुई हैं कि इंशाअल्लाह कोई हमें पैरेलल एक हुकूमत मुस्लिम लीग नून की बनेगी। कल हमने वो शाहदरा भी देख लिया, उधर से हम स्टेलमेट है, कोई भी फरीक अपनी जगह से हिल नहीं रहा। हुजूर, कहानी आगे जाएगी, यहाँ देर तक रुक के तो नहीं रह सकती। आप क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो देखिए जी, मैं थोड़ा सा आपके तज्जिए से डिसएग्रीमेंट करूंगा कि अवाम किसी को बहुत खुशी से नहीं देख रही 21 अक्टूबर की आमद को, लेकिन यहाँ वक्त हाल और वक्त ज़रूरत हम जेल भी डाल देते हैं, हम मुल्क से बदर भी कर देते हैं, बुला भी लेते हैं, पहले को खड़ा कर देते हैं, दूसरे को लिटा देते हैं, तीसरे को भेज देते हैं, फिर पहले को ले आते हैं, फिर तीसरे। ये कहानी चलती रही है पिछले 65-70 साल से, हम पुल को ये देखते जा रहे हैं और ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अगर एक कॉन्विक्ट हुआ जिनके ऊपर मुजरिम हैं, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, उनके ऊपर तो कन्विक्शन के बाद कोई लॉ ऐसा नहीं है, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जो मैं लॉयर्स की बातें सुन रहा हूँ, कि कोई कानून ऐसा नहीं जो उनको सीधा बेल अरेस्ट दे दे, क्योंकि वो कन्विक्शन उनके ऊपर हो चुकी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मीनार पाकिस्तान की चोटी पे हेलीकॉप्टर होगा, चोटी के नीचे कितने लोग होंगे, क्या होगा। मोटरसाइकिल और बिरयानी की प्लेटें अगर दे के फिर लोगों ने एक दफ़ा जमहूरी मज़ा लेना है और अपने बच्चों को गटर में मरते हुए देखना है, अपनी 12 साल की बच्चियों को नौकरी करवा के रोटी के लालों की वजह से पीर और जजों के घरों में रेप करवाना है और उनका कत्ल करवाना है, स्कूल कॉलेजेस से हमेशा महरूम रहना है, अद्वियात और दवाइयों से महरूम रहना है, किराए घर के नहीं देने और बिजली के बिल ना भर सके, क्योंकि इनके एतवार के दौर के जो डॉलर के मंसूबे आपने साइन किए हुए इलेक्ट्रिसिटी के। तो अगर कौम ने फिर एक दफ़ा यही मज़ा चखना है और एक बिरयानी की प्लेट जो अब भी हिस्से में 4 के आएगी और एक मोटरसाइकिल 500 आदमियों को मिलने के ऊपर 500 आदमी पे एक मोटरसाइकिल दी जाएगी, अगर फिर जमहूरी मज़ा हमने लेना है और इन्हीं एक्सपायर्ड 18 पार्टियों के 18 घटिया बदबूदार झूठे बेईमान चोर लीडरों से, तो फिर तो अब मुल्क अल्लाह ही हाफिज है। फिर अगर आवाम नहीं खड़ी हो रही, जिनके बच्चे मर रहे हैं, जो भूख से बिलबिला रहे हैं, जो खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जिनको स्कूल कॉलेज नहीं मिले, जिनको सड़कें नहीं मिली, जिनको पानी की पाइपलाइन नहीं मिली, और जो सारे भीख मांगते थे वोट के, और वोट के गेज जो चीज़ें गरीब को चाहिए, उन सब की फैक्ट्रियाँ इन लीडरों के पास है। चीनी इनके पास, आटे की फैक्ट्रियाँ इनके पास, स्कूल इनके पास, बैंक इनके पास, गाड़ियाँ इनके पास, यूनिवर्सिटीज़ इनके पास, अस्पताल इनके, महलात इनके, बैरून मुल्क इनके, तो सब इनका है। तो गरीब का क्या है? जो गरीब की ज़रूरत है वो तो सारी इनके पास है। तो गरीब की ज़रूरत तो कभी पूरी नहीं होगी। अगर गरीब को अगर खड़ा नहीं होना और आवाम का अभी भी बाशऊर नहीं होना, तो सर मैं और आप तो कुछ नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल साहब, आपने इमरान खां का साथ, जो चंद बेलोग दोस्त थे और हर बुराई से उन्हें आपने आगाह किया, जो उन्होंने वक्त ने साबित किया उन्होंने इमरान खां से बेवफाई की। क्या मौजूदा हालात में जो 3 दफ़ा आजमाए गए नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने इस मुल्क को इस हालत में लाया जिसकी आपने निशानदेही की कि एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही, इनको दोबारा इक़्तिदार में लाना मुनासिब होगा? उस्ताद मोहतरम भट्टी साहब, देखिए मैं आपको बात से आप बड़े बोल्ड और ब्लंट बातें करते हैं, मेरे उस्ताद भी है, लेकिन मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से ये बता दूं कि 13, 14, 17 महीने का एक और एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। ये भी मजा चख लिया अगर कौम को चखना है। अगर कौम नहीं खड़ी हो रही ना सर, मेरे और आपके कहने से थोड़ी कुछ होगा। आवाम ने खड़ा होना है, आवाम को समझ होनी चाहिए। अब तो आप ये कह रहे हैं कि इन 18 एक्सपायर्ड लीडर्स और इनकी लायक या नालायक औलाद भी बर्दाश्त करो। समधी दामाद तो कर सकते थे, लेकिन इस मुल्क के अंदर आपने सब कुछ होते हुए देखा। 164 का कन्फेशनल स्टेटमेंट, जिसकी बड़ी बागदश होती है, इसाक डार साहब ने दिया, वो मफरूर हुए, इश्तिहारी हुए,
फरार हो गए प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के। एक दिन शाम आए, अगले दिन केसेस बंद हो गए, दूसरे दिन सेनेट बहाल, तीसरे दिन वजीरे खजाना बन गए, कर्जे लिए, टेलर मेड कानून से अपने केसेस सारों ने मिलकर माफ करवाए, अगली फ्लाइट ली चले गए, अगली फ्लाइट से वापस इक़्तिदार में आएंगे। तो ये मेरा और आपका तो मसला नहीं है कि कौम नहीं खड़ी हो पा रही। तो फैसल भाई आपने बड़ी अहम बात की। मुझे याद है कि आप जिन जिन बंदों के बारे में खदशा जाहिर करते थे इमरान खान साहब को, वो वैसे निकले। अब आप फरमा रहे हैं 13-14 महीने का और एक्सपीरियंस किया जा रहा है। 17 महीने के एक्सपीरियंस में पाकिस्तान दिवालिया हो गया। डॉलर, बिजली, पेट्रोल, गैस कहां से कहां चले गई। डू यू थिंक ये मुल्क मुकम्मल हो सकता है कि ऐसे लोगों को दोबारा 14-13 महीने दिए जाए और जो आकर अदारों से ही इंतकाम ले, कमर जावेद बाजवा साहब से ले या चीफ जस्टिस साहबान का एहतसाब करे? क्या मुल्की हालात इस चीज़ की इजाज़त देते हैं? देखिए भट्टी साहब, मैं हमेशा कहता हूं माजी ना भूलें, माजी ना भूलें, माजी ना भूलें। अभी इतनी सी स्पेस मिली तो नहीं, फिर ये हमलावर हो गए। और ये 13 पार्टियों का है। खान साहब बुग्स के अंदर और इनकी भी फरमाइशों से 10 गुना आगे चले गए। प्रॉब्लम ये है कि बाहर आने वाले लोग नहीं ये चाहते हैं कि ना यहाँ फौजें हो, ना यहाँ अदलिया हो, इनके बाप का राज हो, ये चलते हुए किसी बच्चे की शक्ल पसंद है, उसकी खाल उखेड़े उसके जूते बना लें। ये सोच है। गुलामी गोरे की करते तो रोटी मिलती। आप पिछले 35-40 साल से गुलामी के अंदर हैं। एक ईमानदार सिपह सलार आया आपके पास, उसने चीज़ें सिम ठीक की, उसके बाद जादू की छड़ी तो थी नहीं थी, उसने अपनी जेब नहीं भरी, तो आपको डॉलर भी नीचे आ गया, चीज़ों की अशिया भी नीचे आ गई, स्मगलिंग भी रुकना शुरू हो गई, चीनी भी कंट्रोल में आ रही है। लेकिन अगर आपने ये फाउंडेशंस जो पाकिस्तान को 65 साल से चाहिए थी वो दे बनाने के बाद, वो बुनियादें रखने के बाद अगर ये कीचड़ का छतें डालनी है आपने, तो फिर तो फाउंडेशन भी बैठ जाएगी। और अगर इक़्तिदार में आ गए, जो कि हमेशा एक्सपेरिमेंट के तहत आते रहे हैं, अगर आ गए तो यही 400 रुपए का पेट्रोल भी होगा, यही 400 रुपए का डॉलर भी होगा, यही वो सब चीज़ें होंगी। वहीं से तबाही जहाँ थी उसकी डबल तबाही शुरू हो जाएगी। और यही जो PDM की जमातें हैं वो साथ मिलकर चलती रहेंगी। देखिए, अगर तमस्खर खान साहब ने लाशों का, शहीदों की लाशों का उड़ाया है और फौज की तनसीबात पर हमला किया है, कोई माफ़ी नहीं है इसके ऊपर। लेकिन क्या हम ये भूल जाएं कि नवाज शरीफ ने एक सिटिंग चीफ को तैयारा हाईजैक में हवा करके इंडिया उतारने की कोशिश की, दूसरे को पंजाब पुलिस की तरह मेडल लगाने की कोशिश की? तो फर्क क्या है? सारे के सारे एक ईंट से ईंट बजाने वाला है। मौलाना साहब की गुफ्तगू आप भूल गए, MQM की गुफ्तगू आप भूल गए, आप सारे हम पाकिस्तानी सब भूल गए, सब अच्छा हो गया है। इनके खमीर में है। ये चीज़ें अवाम को डिसाइड करनी है। लेकिन अवाम अगर अब भी बिरयानी की प्लेट पे और मोटरसाइकिलों के ऊपर 20-25 हज़ार आदमी जमा हो जाता है और फिर वोट दे देता है, तो सर मैं और आप तो किस्मत पीट सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास तो दो ही चीजें हैं, दो हीरोज हैं हमारी। सियासतदान और दीगर भी रास्ता है क्या? वो जैसे आपने फरमाया कि एक सिपह सलार ने स्टेप लिया, पेट्रोल स्मगलिंग वो रोक रहे हैं, डॉलर स्मगलिंग वो रोक रहे हैं, और ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो कह रहे थे 18 का खलाई मलूक के मैं एक एक बंदे को नहीं छोड़ूंगा, इन्हें पुलिस की तरह अपने पास रखूंगा। क्या अदारों को इस शिद्दत का एहसास नहीं है कि उनके अंदर क्या है जिन्हें बाहर से बुलवाया जा रहा है? भट्टी साहब देखिए, इदारों को तो जिम्मेदार आप नहीं कर सकते। हमारे मुल्क का एक अलमिया ये है कि हम ये जो जमहूरी लीडर्स का जनाजा लेके जमहूरियत के नाम पे 40 साल से चल रहे हैं, हमारे मुल्क में अगर हम जमहूरियत से दूसरी बात करते हैं तो कहते हैं हम जमहूरी लोग नहीं हैं, फिर हम ही सब वापस शुरू हो जाते हैं इन चीज़ों के ऊपर। मेरा मामला और मेरा कहना सर से इतना है कि आपको अगर जमहूरियत का जनाजा पीटना है, अगर जमहूरियत एक गरीब को 3 टाइम की रोटी दे सकती है, उसकी बच्ची का उसके साथ जो ज़बरदस्ती करके उसको रेप करके मार देते हैं, उसको इंसाफ मिल जाता है, और ऐसे किस्से नहीं होते। गरीब का बच्चा गटर में गिरने से बच जाता है, तार लगने से बारिश में नहीं मरता, एक स्कूल में चला जाता है और लाइट जल जाती है, किराया दे देता है, अपने माँ बाप को दवाइयाँ दे सकता है, अपनी 20 बच्चों को साल में एक दफा कपड़े दे सकता है। तो सर ये जमहूरियत, आइन और कानून की बातें बड़ी अच्छी लगेंगी, लेकिन जमहूरियत, आइन और कानून मुझे और मेरे मुल्क को पिछले 35-40 साल से कुछ भी नहीं दे रहा। तो अगर जमहूरियत का जनाजा लेके आपने चलना है, इन पार्टियों में अच्छे लोग हैं, उनको ले आए आगे। क्या ये जमहूरियत में लिखा हुआ है, कोई आसमानी तूफानी बात है कि यही मनूस शक्लें, यही बेईमान लीडर और इनकी औलादों को बर्दाश्त करेंगे?
24 करोड़ के मुल्क के अंदर आप क्या 850 आदमी ढूंढ नहीं सकते? इन्हीं पार्टियों में से निकाल लें आप, कितना मुश्किल काम है। लेकिन नहीं, ये तो मुल्क किसी के बाप की जागीर है। ये सियासतदानों ने अपने बाप की जागीर बनाई हुई है। करते हैं, हुकूमत इधर करते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर एग्रीमेंट करते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर जेल चले जाते हैं, फिर निकल आते हैं। कब रोकेगा, कैसे रोकेगा? और दूसरा, आज इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की बहन अलीमा खान ने सदर आरफ अलवी पर खदशात का इजहार किया कि उन्होंने आईनी रोल अदा नहीं किया। आप कराची से भी हैं, आपने बहुत चीजें करीब से देखी हैं, आप उनके इस बयान को किस तरह देखते हैं? भट्टी साहब, मैं कई हफ्तों पहले ये बात कह चुका हूं कि आरिफ अलवी साहब हों या दीगर जो उनके करीब थे, चाहे वो खास थे, चाहे जिनबूत थे, चाहे इस किस्म के लोग थे, इन्होंने मट्टी पलीद करने में, तबाह बर्बाद करने में पीटीआई में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। मैंने अपने ही प्रोग्राम्स में, आप मुल्क से बाहर थे, कई प्रोग्राम्स में ये कहा कि यहाँ भी सारी गेम खराबी की तरफ ले जाने वालों में भी ये इन्वॉल्व हैं। और मैंने ये भी कहा था कि इनको बता दिया है, कुर्सी पे बैठे रहे, आपको डिस्प्लिन इस जगह से मिल रही है, दांत का दर्द आपका यहीं से ठीक होगा। तो वो हुआ। जितनी बातें मैंने की, मैं तो 9 मई को पीछे हाथ बांध के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आया। मुझे तो अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का एहसान है, माँ बाप की दुआ थी मेरे ऊपर कि मुझे तो निकाला गया ठीक काम करने पे। मैं इन चीज़ों से रोक रहा था, जो चीज़ों से रोक रहा था वो सब चीज़ें हुई, वैसे ही हुई, और उसका तबाही भी हुई और आगे भी तबाही होती चली जाएगी। और उससे जमहूरियत और मुल्क को कितना बड़ा नुकसान हुआ, इसका तो अभी हासिल किसी के पास है ही नहीं। अच्छा फैसल साहब, एक बात मैं ज़रा समझना चाहता हूँ। ये फरमाइए कि कोई ऐसा तज्जिया, कोई ऐसा सर्वे नहीं आ रहा, और इस बात पे कमोबेश मुस्लिम लीग नून की जो गालिब अक्सरियत है, लीडरान की भी, वो मानते हैं कि उनकी सोशल बेस उड़ गई है और उनका काउंसलर भी अब शायद ना जीत पाए। ये जो हमने शाहदरा में देखा, और आज फिर भी 2 जलसियाँ दिखाई गई हैं, लीडर दिखाए जा रहे थे, नीचे लोग नहीं दिखाए जा रहे थे। तो फिर भाई कौन सा मोर्चा होगा कि ये फिर 16 महीने के लिए आ जाएंगे? क्या कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर, कोई कानून में हमें तब्दीली करके इन नजीम लोगों को दोबारा इक़्तिदार में लाना होगा? देखिए जी, अगर कंपटीशन ही मेरे आगे किसी का नहीं है तो मुझे एक भी वोट पड़ गया तो मैं जीत गया। तो पहले भी लूली लंगड़ी जमहूरियत चली है, अब तो धागे से ही पतली होगी, और बहुत तीर अगर आपने मान लिया तो 13 से 17 महीने हो जाएगी। मैं तो वो भी नहीं देख रहा, लेकिन अगर करना है तो करें। लेकिन मेरा मानना ये, जो बयानिया बनाया है नून लीग और पीडीएम ने कि जी हमारी चीज़ें मैनेज्ड हैं और हम कोर्ट हमें बेल दे देगी, सब चीज़ें, लेकिन मेरा अभी भी मानना, मेरा दिल ये कहता है कि दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने फाइज़ा साहब को भेज दिया, वो कौम को मायूस नहीं करेंगे, दलेर ईमानदार आदमी है। पिछले दिनों आपकी 2 बातें सच साबित हुई है। तज्जिया है 13-11 महीने का आपका, या आपकी खबर है फैसल वाडा साहब की? फैसल साहब, ये सवाल याद रखिएगा, अजान की ब्रेक है, अजान के फौरन बाद आपकी तरफ आ रहे हैं। वेलकम बैक जी। फैसल भाई, ये भट्टी साहब की बात को मैं दोहराए देता हूँ कि ये आपका तज्जिया है या खबर है कि यही लोग दोबारा कुछ महीनों के लिए, जिस तरह आप फरमा रहे थे, ये तशरीफ़ ला रहे हैं? ये आपका अंदाज़ा है या आप समझते हैं कि ये एक हतमी फैसला है, हो चुका है, कहीं जहाँ होना है? नहीं, मेरा तो ये तज्जिया ही होता है हमेशा। जो भी होता है वो अल्लाह ताला इज़्ज़त रख लेता है कि वो बातें ठीक निकल आती हैं। लेकिन मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि जो होना है ना आवाम के हाथों, वो आप लोगों के तसव्वुर से बाहर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आवाम अपना राइट जो है वो सही इस्तेमाल करेगी, अब किसी की बातों में नहीं आएगी। किसी जमात ने, चाहे समेत पीटीआई, किसी ने इनको कुछ नहीं दिया, आवाम को 1 रुपए का फ़ायदा नहीं दिया। हाँ, अरबों खरबों के अपने फ़ायदे लिए, हुक्मरानी किए, मज़े किए, मुल्क से निकल गए हैं। अब जो है फिर एक दफ़ा हमें जमहूरी जनाज़ों को लेके चलना है इन शक्लों में, तो आज़मा ले कौम सर, एक और दफ़ा कौम के अंदर हिम्मत है तो बर्दाश्त कर ले। लेकिन मेरा ईमान ये कहता है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कौम को मायूस नहीं करेंगे, दलेर ईमानदार आदमी, उनको भी दुनियावी तौर पे हर तरीके से रोकने की कोशिश की, अल्लाह ने उनके लिए भी डिवाइन हेल्प आई, वो भी को अपनी कुर्सी पे आए तो किसी मकसद से अल्लाह ताला लाया है। वहाँ सिपह सलार को दुनियावी तौर पर रोका गया, हर मुमकिन कोशिश की, वो भी आए। तो इन 2 को देखते हुए उम्मीद की किरण ज़रूर है, लेकिन बुनियादें अगर अच्छी हैं और छत कीचड़ की है तो वो तो बह जाएगी।
तो आप देखते हैं कि आगे अवाम ने क्या फैसला कर सकती है। अवाम तो चाहती है कि तरक्की हो, उन्हें बुनियादी हकूक मिले, रोजगार मिले, इंसाफ मिले, तालीम मिले, सेहत मिले। वो बेचारी क्या करे आपके ख्याल में? उसको क्या करना चाहिए कि इन पुराने मगरमच्छों से जान छूट जाए? भट्टी साहब मेरी एक बात सुने, अल्लाह में रहम करे, किसी के ऊपर बुरा वक्त ना आए। वो जो बच्ची मासूम नौकरी करने गई है पीर के घर, उसके साथ ज़्यादती के बाद उसका कत्ल कर दिया, मुजरिम पकड़े नहीं जाते, सज़ाएं होती नहीं हैं। वो तो मीडिया की मेहरबानी है कि 2-4 दफ़ा 6 दफ़ा वो दिखा देता है, उसके बाद वो पीटते हैं, फिर घर चले जाते हैं। हम तो सब बेहिस हैं, समेत मेरे, हम बेहिस हो चुके हैं। अगर आप बेहिसी से निकलेंगे नहीं, जिंदा कौम नहीं बनेंगे, अपना फैसला नहीं करेंगे, अगर आपका वोट आपको जिसको लगता है कि 35 साल से आजमाया हुआ है, 5 साल से आजमाया हुआ है, 15 साल से आजमाया हुआ है, उसको अगर आप फिर देते हैं तो फिर मेरी और आपकी तो गलती नहीं है ना। वहां तो सुप्रीम कोर्ट या एस्टैब्लिशमेंट ने आके तो नहीं वोट देना, वो तो कौम ने वोट देना है। अगर कौम अभी भी, मैं कहता हूं 100 की तादाद में भी अगर खड़ी है, तो उनको एहसास होना चाहिए कि इन बेशरमों ने, बेहाल लोगों ने क्या किया इस मुल्क का हाल। ये जो आज बिजली है, जो 44,000 मेगावाट है, इसके अंदर आपने जिस मुल्क की डीवैल्यूएशन है, जिधर कशकोल लेके पूरी दुनिया में फिर रहे हैं भीख के लिए, वहां आपने डॉलर्स में सारी जिंदगी की रिश्वतें की हुई है। अब सर्दियों में आप 14,000 वाट बिजली इस्तेमाल करेंगे और पेमेंट करेंगे 44,000 की। ये दुनिया में कभी कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आपने देखे? कभी आपने दुनिया में चीजें सुनी है? अभी जो 16 महीने में टेलर मेड केसेस माफ कराए गए हैं, ये पार्लियामेंट है। अगर ये पार्लियामेंट सुप्रीम है, जिसका जो ऑपोजिशन लीडर है वो आज नून लीग का कारकुन है, तो आप बताइए मजाक नहीं तो क्या हो रहा है? अगर कौम आपके तवज्जुह से भी नहीं देख सक रही, सुन भी नहीं पा रही, समझ भी नहीं पा रही, सह भी वो रही है, तो फिर मैं और आप तो कुछ नहीं कर सकते ना, पर हम दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा फैसल साहब ये बताएं, साइफर केस आजकल अदालत में चल रहा है, आप क्या देख रहे हैं तरीके इंसाफ के साथ? अगले इलेक्शन में तरीके इंसाफ नजर आती है और साइफर केस का मुतवक्का फैसला यकीनन जज साहबान करेंगे। आपका विजन क्या कहता है, क्या फैसला मुतवक्का हो सकता है? भट्टी साहब देखिए, मुझे तो अभी कहीं पे अनफॉर्चुनेट चेयरमैन साहब तो कहीं नज़र नहीं आ रहे इलेक्शन के अंदर, नंबर 1। नंबर 2 है कि पीटीआई भी मुझे तितर बितर ही नज़र आ रही है, वो भी नज़र नहीं आ रही। दूसरी चीज़ ये कि देखिए जी, यहाँ साइफर हो, यहाँ तैयारा हाईजैकिंग केस हो, यहाँ ऑर्डर्स होते भी हैं, रिवर्स भी होते हैं, 65 साल में भी होते हैं। कुछ गलतियाँ की गई हैं, करवाई गई हैं, लेकिन बंदूक से गोली तो खान साहब ने अपने हाथ से चलाई है। अब वो उनको जिनबूत ने दी, खास ने दी, ये सारे बंदों ने मिलकर दी जो उनके करीब सांप और कीड़े थे, लेकिन गोली तो चली उनके हाथ से है। तो वो हाथ वाला, अब कानून ये नहीं कहेगा कि इसके कहने पे क्यों किया था, कानून ये कहेगा गोली आपके हाथ से चली है। तो उसमें तो इसमें देर हो जाएगी तो दूसरे में हो जाएगी, दूसरे में नहीं होगी तीसरे में हो जाएगी। तो उनके लिए तो मुश्किलात है, अल्लाह मियां रहम कर सकता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी। ना हमें धरने की ज़रूरत थी, ना हमें लॉन्ग मार्च की ज़रूरत थी। हमें क्या मिलना था एक ख़ास को चीफ बनाने से? हमें क्या मिलना था? हम क्या कौम को दे रहे थे? हम क्या जमहूरियत की खिदमत कर रहे थे? हम क्या इलेक्शन में करने जा रहे थे? हम क्या गरीब की किस्मत बदल रहे थे? हमें ये सब कुछ कत्लो गारत, मार बर्ड, टायर के नीचे, अरशद शरीफ हमारा भाई, इन सब की चीज़ों का हासिल सूख क्या था कि एक आदमी को हम चीफ बना दें? ये हासिल सूख था। अगर तबाही और बर्बरियत खान साहब के अंदर भी दिमाग में ऐसी आ गई तो फर्क तो किसी में कुछ नहीं रहा। भाई आप आते, आप मेजॉरिटी लेते, आप सियासत करते, सब आपकी पॉलिसी टो करते, हमें क्या फर्क पड़ता है जज कौन है, चीफ कौन है, पुलिस वाला कौन? हमें पॉलिसी देनी है, हमें लेजिस्लेशन करनी थी। लेकिन नहीं, हर आदमी ने यहाँ एंड में अपने बाप की जागीर समझ के इसके अंदर हुक्मरानी करने के लिए कहा मैं बादशाह सलामत बन के बैठूंगा। तो मैं तो अक्रॉस द बोर्ड अब कह रहा हूं, ये सब आजमाए हुए हैं, ये सब के सब आजमाए हुए एक्सपायर्ड, जो खड़े नहीं हो सकते, जो बैठ नहीं सकते। एक आदमी होता है मुंह सीधा करता है, मोबाइल का फोन अपनी आंख से खोल नहीं सकते, वो आपको मुल्क चला के देंगे। मतलब कोई किसी की कोई एक्सपायरी भी होती है तो एक्सपायर के बाद भी एक्सपायर हो गए। और इनका माजी ना भूलें, इन्होंने जमहूरियत में क्या किया है, मॉडल टाउन में क्या किया है, फौज के साथ क्या किया है, किस किस वक्त क्या क्या किस किसने नहीं किया। आज ये अच्छे बच्चे हस्बे जरूरत हस्बे हाल क्यों हो गए हैं, कैसे हो गए और कैसे रहेंगे? आप अपनी आदत बदल सकते हैं, इनकी फितरत नहीं बदल सकते। आप भी यहाँ हैं और मैं भी यहाँ हूँ, आप भी तमाशा देखेंगे। लेकिन एक सवाल इसके बाद काजी साहब करेंगे, क्या आप आइंदा इलेक्शन अगर होते हैं
अगर होते हैं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक जगह इकट्ठे लड़ते हुए देख रहे हैं। भट्टी साहब, ये तो ड्रामा है सारा, माफिया एक ही है ये। उस वक्त अंकल आंटी चचा मामा ताया बाप भाई सब बार बार से आप पेट फाड़ने की फिर बातें हो रही है, ठीक है जी। दूसरा ये कि पंजाब में तो पीपल्स पार्टी की कोई स्पेस है नहीं, ठीक है जी। तो वो तो सिंध के अंदर ही रहेगी, सिंध के अंदर भी वो कितनी मिलती है क्या मिलती है वो देखते हैं आगे। तो और बाद में ये रीजॉइनिंग करना जानते हैं, सारी लड़ियां आपस में ऑटोमेटिकली फिर मिलके बंदर बांट शुरू कर देती हैं। अभी भी तो आपने देखा वजारतें बजट्स वो चीज़ें कर गए जो कभी तस्वर नहीं हुआ। ऑपोजिशन कौन है? रियाज साहब। आज कौन है वो? नून लीग के कारकुन। मतलब आप हंसी आ रही है, आप कह रहे हैं पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। अगर ये सुप्रीम पार्लियामेंट है तो भाई माफ करो, इस पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दो भाई। अगर इसके अंदर इस किस्म के लोगों ने बैठना है, स्मगलिंग की गाड़ियां सारी ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर चल रही हैं। आपकी इधर कोई चीज उठा के देख लें, खून के अंदर ही बर्बरियत है, खून के अंदर ही बेईमानी चोरी है। आप कह रहे हैं मैं बदल जाऊंगा, मुझे सिगरेट पीने की आदत है, आप कह रहे हैं मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। कॉफी पीने की आदत है, आप कह रहे हैं मैं कल कॉफी छोड़ दूंगा। ये कैसे हो सकता है भट्टी साहब? मैं और आप बोल सकते हैं, बता हमारे जैसे लोगों का क्या फायदा है? हम तो पॉलिटिकल लेगेसी नहीं आए, बाप दादा ने सियासत नहीं की थी, हमने अपने टाइम पे अच्छा काम किया, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह ने इज्जत की, सही बात की, निकाल दिया, वो चीज़ें ठीक हो गई। अब हम क्या करें? ना तो मैं किसी पार्टी में गया, ना तो मैंने किसी से वजारत ली जाकर, ना तो मैंने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाद में जो हक और सच की बात थी आपकी तरह उस वक्त भी की, आज भी कर रहा हूँ, कल भी करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा फैसल भाई, ये वैसे तो ये जो अब एक केस चल रहा है और पूरी पाकिस्तान देख रहा है उसको टीवी पर, हम ये बावर करते हैं कि बड़ी दयानतदारी से ये कानून बनाया होगा मुल्क के वसीतर मफाद के लिए। ये जो हमारी पार्लिमान है माशाल्लाह, खास इसमें राजा रियाज साहब का आपने भी जिक्र किया, यकीनन इसके और बहुत से फ़वाइद होंगे, मगर एक इसका स्पेसिफिक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब, क्योंकि उसमें शिक ये है कि 30 दिनों में अपील करें, 14 दिनों में सुप्रीम कोर्ट को बाउंड किया गया कि वो फैसला करें। तो माशाल्लाह इस तरह से वापसी भी हो सकती है। अगर ये कानून बहाल हो जाता है तो फिर वो आप जो एक इशारा दे रहे हैं, फिर इंशाल्लाह यहाँ रावी चैन लिखेगा और घोड़ा गधा शेर बकरी एक घाट से पानी पिएंगे जिस तरह पिछले 16 महीने पीते रहे हैं। देखिए भट्टी साहब, बॉस, मेरी गुजारिश आपसे ये कि इस मुल्क में आज तक इन तमाम 18 एक्सपायर्ड लीडर्स का कुछ हुआ है? एक कोई मिसाल मुझे दे दे। वक्त ज़रूरत एग्रीमेंट करके मुल्क से चले जाते हैं, ईंट सींट बजाते हैं, मुल्क से निकल जाते हैं, कुछ जेल में चले जाते हैं, थोड़े दिन बाद प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं। हमारी हुकूमत मिल मिला के ख़ास के साथ इनकी रिपोर्टें बना के इनको भेज देती है कि हम चौधराट चलाते रहे। इस मुल्क में बंदर बांड तो चलती रहेगी। या हस्ब हाल हस्ब वक्त कानून तो पार्लियामेंट ने बना दिए हैं और पार्लियामेंट तो सुप्रीम है। अगर ये सुप्रीम पार्लियामेंट है तो सर मैं तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। इस सुप्रीम पार्लियामेंट के अंदर अगर कानून ही टेलर मेड हैं और कानून ये कहता है कि 16 महीने में अपने सारे केसेस माफ़ करा दो और मुल्क के कर्जे ले लो, अयाशी करो, लंबी चौड़ी वजारतें बांटो, बंगले और जहाज़ इंजॉय करो, अरब करोड़ों रुपए के होटल में रहो, नौकरियों के मुलाजिम रखो, अपनी मर्जी के पुलिस डीसी रखवा कर इलेक्शन लड़ने चले जाओ, तो जी मुबारक हो मेरे पाकिस्तान को, हम तालियां बजाएंगे। जिन्होंने पाकिस्तान में जो भुगत रहे, जो गुजर रहे हैं। देखिए, आपने हमेशा लुटेरों की निशानदेही की, अपनी जमात में भी रह के। मैं बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ लेकिन वो आपके सामने नहीं कहना चाहता, आपकी तारीफ होगी। क्या निगरान हुकूमत को आप क्या जानिबदार गैर जानिबदार देख रहे हैं? कैसा देख रहे हैं जो वफाकी निगरान हुकूमत है? देखिए जी, वफाकी निगरान हुकूमत में तो बहुत सारे लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं और उधर इलेक्शन कमीशन जो है वो KPK की तरह एक्शन नहीं ले रहा। उसमें नून लीग के भी है, सिंध में पीपल्स पार्टी के भी है। लेकिन जो ऊपर से अगर ओवरऑल आप अगर पॉलिटिकल पार्टी से हट के देखें तो आपको 70% वो चेहरे नज़र आएंगे जिनके ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं है। यूजुअली आप अपनी बेटी के लिए ऐसा दामाद ढूंढते हैं, घर दामाद, जिसको आप गाड़ी भी दें, बंगला भी दें, घर भी दें, पैसे भी दें, वो बेटी को भी खुश रखता है और ससुराल वालों को भी खुश रखता है। बट बाय एंड लार्ज अगर आप मुझे कहें कि ये न्यूट्रल केयर टेकर है पूरे पाकिस्तान में तो ये गलत है। और KPK में तो वज़ीर उड़ गए एक ही दिन में, लेकिन यहाँ अभी तक कुछ नहीं हुआ। जिन पॉलिटिकल पार्टी के लोग हर जगह पे बैठे हुए हैं वहाँ सब
अंधे भी हैं, गूंगे भी हैं और बहरे भी हैं। यही पाकिस्तान का हाल हुआ है। ठीक है, तो फैसल साहब कोई अच्छी उम्मीद भी बता दें, क्या हम अच्छे कौम के लिए, जनरेशन के लिए कोई खुशखबरी सुन सकते हैं, या यही हालात रहेंगे, पुरानों को ही आजमाया जाएगा और वही पुराने तजर्बे चले कारतूस दोबारा कौम पे मुसल्लत होंगे? ये खबर देने खबर की जो किरण है, कोई अच्छी खबर की जो किरण है, उम्मीद है, वो हमें अपने सिपहसालार से रखनी चाहिए और चीफ जस्टिस साहब से रखनी चाहिए। अगर इन दोनों की मौजूदगी में पाकिस्तान नहीं खड़ा हुआ तो फिर हम दुआ गो हैं। फैसल वाबला साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। हमेशा आप हमें लाइटें हैं और बहुत अंदर की बातें भी हमें पता चलती हैं। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और कुछ बहुत सी अहम गुफ्तगू अभी जारी है। एतजाज़ अहसन साहब भी हमारे साथ होंगे और मैशियत पे भी बात वक्त मिला तो ज़रूर करेंगे। एक ब्रेक है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुल्क की एक मायानाज शख्सियत, बहुत से हवाले, कानूनदान, सियासतदान और सारी उम्र एक स्ट्रगल से इबारत रही है और आज भी स्ट्रगल कम नहीं है। एतजाज़ अहसन साहब, आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच एतजाज़ अहसन साहब। अब ये जो इन कैमरा सेशन है, इसकी क्या आप ज़रूरत समझते हैं, जिसके लिए अब ये इन्होंने अपील भी कर रखी और फैसला शायद महफूज है, कल तक पता चल जाएगा कि क्यों करें, जबकि पूरी दुनिया को पता है साइफर क्या था क्या नहीं था। अब ये कौन सा ओपन सीक्रेट है, तो वाई शुडेंट वी होल्ड दिस ट्रायल इफ एट ऑल वी वांट टू। तो इसको हम ओपन ट्रायल करें, आवाम को भी पता चले। आपकी क्या राय है और आपको आगे क्या नजर आता है, ये केस किस समझ जा रहा है? जनाब एतजाज़ अहसन साहब। जो कारी साहब तीन बातों की समझ थी, मेनली इसमें दो की समझ नहीं आती थी, वो आ गई। ये कैमरा ट्रायल की इब्तिदा की तो पहले दिन से समझ आती थी, और वो आपको जब मैं अर्ज करूंगा पहले एक दो बातें जिनकी समझ नहीं आती थी, वो ये पहली समझ नहीं आती थी कि इसको प्रोसिक्यूट क्यों कर रहे हैं, क्यों इसके इस्तगासा बना के अदालत में गिरे कि क्यों गए हैं निगरान और ये हुकूमत। उसकी वजह ये समझ के इसलिए नहीं आती थी कि ये केस तो बनता ही नहीं सिरे से, शुरू से। जिस शख्स को ये इख्तियार हो और कुल्ली इख्तियार हो कि वो जिस दस्तावेज को चाहे वो डी क्लासीफाई कर दे, जिसको चाहे वो क्लासीफाइड रहने दे, वो जो महकमों ने डी क्लासीफाई किए हुए उनको भी प्राइम मिनिस्टर डी क्लासीफाई कर सकता है। जो उसके खुद नॉलेज में आए हो वो उसको क्लासीफाइड या डी क्लासीफाइड कर सकता है। ये हलफ आइन का पढ़े तो उसमें आपको समझ आता है। जो हलफ लेता है प्राइम मिनिस्टर, वो इस बात का हलफ लेता है कि वो सब कुछ खुफिया रखेगा, लेकिन जो चाहेगा, जिसको जरूरी समझेगा, उसको वो डी क्लासीफाई कर देगा। अब इसमें कौन सा न्यूक्लियर सीक्रेट था? इस जो नामा था डोनाल्ड लूक की जानिब से हमारी सारी हुकूमत को, और वो उसमें क्या सीक्रेट था? क्या कोई न्यूक्लियर सीक्रेट था, कोई डिफेंस सीक्रेट था, कोई फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा सीक्रेट टॉक्स चल रही थी चीन और हमारे दरमियान, उसके बारे में था। एक मैसेज था जो अमेरिकनों ने भेजा। अब ये बात समझ नहीं आती कि उसको क्यों चलाते हैं अगेंस्ट द वन मैन हु इज ऑथराइज्ड टू डी क्लासीफाई। वो डी क्लासीफाई कर दिया उसने, उसकी मर्जी थी, लेकिन इस केस में वो काबीना ने भी कर दिया ताकि मुस्तवा इंस्पेक्टर के केस की पैमाने पे पूरा उतरे, वो हर की जरूरत नहीं थी। पर दूसरी बात यह है कि इस क्लासिफिकेशन के बाद की जरूरत क्या है? जैसे मैंने कहा ना, न्यूक्लियर कोई सीक्रेट था ना कुछ, तो ये क्यों केस चला है? अब पता लगता है कि क्यों ये केस चला, क्यों चीफ जस्टिस ने आधी रात को वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवाया। और वो अमेरिकनों ने, आपको याद होगा, डोनाल्ड लू ने ये बात की थी एक दिन पहले उससे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और अगले दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा था कि सूरी के कासिम सूरी की रूलिंग से लगा कि ये तो सारा काम खत्म हो गया। तो फिर वो आधी रात को बेंच भी आ गया। बेंच किसी खुद तो नहीं आता, कभी चीफ जस्टिस को मैंने खुद आते नहीं देखा। उनको ये तजवीज़ दी गई होगी बाजवा साहब की जानिब से, और किसी की जानिब से नहीं हो सकती।
और अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर हो तो फिर प्रिजन वैन भी पहुंच जाती है। मुझे ये खटकता था कि सुप्रीम कोर्ट ने बेंच लगाया चीफ जस्टिस ने क्यों प्रिजन वैन बुला लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर आसिम मुनीर साहब होते मिसाल के तौर पे तो तारीख मुख्तलिफ होती। वो चाहे 2 दिन आगे जाता, 6 दिन आगे जाता, नो कॉन्फिडेंस मोशन ना ही बनता ना ही चलता। वो उन्होंने इस तरह की बात नहीं करनी थी जिस तरह बाजवा साहब ने। अच्छा, एतराज साहब गुजारिश ये है कि आपने बहुत अहम पॉइंट किया कि इसमें कोई खुदा ना खास्ता कोहटा प्लांट का नक्शा नहीं था, पाकिस्तान की सलामती को नहीं था। एक प्राइम मिनिस्टर के पास हक था, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने कहा कि मुझे हिलरी क्लिंटन का आया। तो ऐसे आपकी गुफ्तगू में तो लगता है ये तो इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है साइफर केस में फंसाने की। और दूसरी एक रहनुमाई फरमा दें कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, जैसे वो जलसे के लिए प्रोटोकॉल के तहत कह रहे हैं करने हैं, तो आइन कानून क्या कहता है? वो सीधा जलसे में जाएंगे, तकरीरें करेंगे कि अदालत उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जा सकता है? अच्छा, ये तो एक तो भट्टी साहब वो आपकी जबान से निकल गया हिलरी क्लिंटन। वो सिरिल वैंस था भुट्टो साहब शहीद के वक्त। सिरिल वैंस वो उसकी तरफ से ये खत था जो लेके भुट्टो साहब पहुंच गए थे। नवाज शरीफ ने भी कई मरतबा कहा है कि मुझे फोन कॉल आई बहुत, न्यूक्लियर धमाका ना करो और ये देंगे वो देंगे। फिर वो भी सीक्रेट था, वो भी आखिरकार अमेरिका से एक मुतालबा था अमेरिका का और उसको कहता है रेजिस्ट किया। हमारे मुतालबा था अमेरिका का तो हमने बिल्कुल रेजिस्ट नहीं किया। और चीफ जस्टिस साहब किसी के कहने के अलावा, आर्मी चीफ के बाजवा साहब के कहने के अलावा कभी ना बेंच लेके जाते। उनको ना शहबाज शरीफ के कहने पे जाते, ना वो जाते इमरान खान के कहने पे, कभी ना जाते। लेकिन वो गए हैं तो इसलिए कि वो बाजवा साहब ने कह दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि आज ये बात अफशाज हो रही है। अब आप पूछना, काजी साहब ने पूछा कि ये क्यों खुफिया कैमरे में क्यों कार्रवाई करना चाहते हैं। कैमरे में कार्रवाई करना चाहते हैं कि वहाँ जिरा होगी, आजम खान की भी जिरा होगी। आजम खान से भी पूछा जाएगा कि तुम्हें ये इल्म है कि ये एक दिन पहले था जो रास्ता आया नो कॉन्फिडेंस मोशन से। वो कहेगा हाँ, तुम्हें इल्म था कि मुरासले में ये कहा गया है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन में आप इसको निकालो। जी हाँ, वही नो कॉन्फिडेंस मोशन अगले दिन होना था। जी हाँ, तो इससे ये नहीं लगता कि हमने डिक्टेशन पे एक्ट किया। तुम्हें कोई इल्म है कभी सुप्रीम कोर्ट आधी रात को किसी केस के लिए पहुंचा हो? तो ये इस किस्म के सवाल, एम्बैरेसिंग सवाल जब होंगे और उसको पूछा जाएगा, ये भी है जैसे आपने कहा कि कऊटा का तो कोई नहीं था प्लान दे रहा, क्या था उसमें इस तरह डिमार्श कभी आपने देखा है पहले भी कि उसको सीक्रेट रखा गया हो? तो इस तरह के डिमार्श को तो ओपनली सर्कुलेट कर दिया जाता है कम से कम फॉरेन ऑफिस के अंदर, और ओपिनियन ली जाती है सारों की कि इस पे क्या होना चाहिए। तो ये तो खुफिया इतनी कोई है ही नहीं चीज, ये तो रूटीन में खुफिया है, उतना पूरा खुफिया तो नहीं है। तो इसलिए ये मुझे हैरत थी कि ये किस तरह क्यों पहुंचे, इतनी हरकत क्यों आ गई। तो वो मेरा ख्याल है, मैं जैसे मैं अर्ज कर चुका हूँ, बाजवा साहब के बायसी थी। और उसमें जो आपने पूछा, काजी साहब ने पूछा कि खुफिया क्यों, खुफिया तो जाहिर इसलिए, कैमरा इसलिए मांगते हैं कि लोगों को पता ही न लगे और उसको सजा दे दें इमरान खान को, और पता किसी को न लगे। मैंने अटक में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया, ट्रायल किया डिफेंस लॉयर की तरह से, तो वो भी सारा उन्होंने खुफिया रखा, इन कैमरा रखा, अटक किले में ट्रायल चला था। तो ये खुफिया वहाँ रखना चाहते हैं जहाँ ये इसको इल्म हो कि मुकदमा हमारा कमजोर है, हम बिल्कुल सजा नहीं दिलवा सकेंगे, लेकिन सजा जज ने देनी ही है। तो लोगों को ना पता लगे कि कितना ये बेरहम फैसला है, क्योंकि इसके हक में कोई दलील और कोई इस्तदलाल, कोई सबूत, कोई दस्तावेज ही नहीं। अच्छा इत्तेजाज साहब, एक और बात मैं समझना चाहता हूँ। एक वकील साहब ने मुझे मैसेज भेजा, एक तो लीगल मैं अब दूसरी केस की तरफ आता हूँ जिसकी आजकल ओपन, बल्कि वो ऑन दी कैमरा हो रही है, लीगल इंटेंट, और साथ उन्होंने कहा गालबन इसकी आर्टिकल 5(2) है।
जिसमें ये कहा गया है कि अगर ये कानून पास हो जाता है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है ये कानून, तो इसके तहत कोई आदमी भी जो सजा हुआ है और 30 दिन के अंदर वो अपील करेगा, 14 दिन में उसका फैसला होना है। तो जो इंटेंट क्या है? और फिर सेकंडली एक बात जो एक जज साहब ने भी कही कि भाई ये कानून किस कैफियत में बना, असम्बली किस कैफियत में थी, तो क्या ये हम समझने में बावर हैं, ये हम समझने में हक बजानब है कि हुजूर ये पर्सन स्पेसिफिक कानून होगा? ये जो अब अदालत में जो केस है इस पर आपकी क्या माहिराना राय है इन दोनों हवालों से? देखिए, पहले तो यह पर्सन स्पेसिफिक केस जो है ना, जो हमारे मुरवजा कायदात हैं और इडियम्स हैं लॉ के, उसके तहत पार्लियामेंट को ये आप मंसूब नहीं कर सकते। ये इंटेंट कोई भी ऐसी नीयत जो कि बदनीयत हो, वो पार्लियामेंट को आप नहीं उस पर लगा सकते। पार्लियामेंट के ऐसा एक दर्जा है। अब ये पार्लियामेंट में चूंकि कानून पास किया है, इसके बारे में ये तो प्रिजम्पशन होगी कि इट हैज बीन बोना फिडे, यानी नेक नियति से ये पास किया गया। ये लॉ में, कोर्ट में इसकी ये एक होगी प्रिजम्पशन। और दूसरा जो आपने ये कहा है कि अपील इतनी जल्दी में और इतनी शरीयत से उसके फैसला हो जाए, अक्सर कानून में जो पहले भी नैब ऑर्डिनेंस था उसमें यही लिखा था 30 दिन के अंदर ट्रायल होगा और 30 दिन के अंदर अपील होगी। पर कितने साल वो नैब ऑर्डिनेंस रहा है, 1999 से चला है, आज उसको 24-25 साल हो चुके हैं, वो चले हैं, लेकिन उसमें कोई एक भी ट्रायल, कोई एक भी अपील, एक भी कम से कम 6-6 साल नहीं पेंडिंग रही, कम से कम उससे ज्यादा ही रही है पेंडेंसी, और वो फैसले नहीं हुए। वहाँ वो अदालतें कहती हैं कि ये डायरेक्टली होता है, ये बाइंडिंग नहीं है, इसकी मजबूरी नहीं है। जब टाइम फ्रेम किसी अदालत को दिया जाए कि आपने फैसला 1 महीने के अंदर करना है, तो फैसला अदालत 1 महीने के अंदर ही करना है। तो वो उन अदालतों, उन फैसलों में भी वो कहते हैं महीने को आप 1 महीने को आप 4 साल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो फिर कोई नोटिस ही नहीं लेता, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। ये इन बातों का कोई म्यादों का म्याद जो है अदालत के काम में, अदालत वो कहते हैं कि ये अदालत का काम है इंसाफ करना, ये नहीं कि एक खास म्याद के अंदर फैसला करना। अगर इंसाफ ना होता उस खास म्याद के अंदर तो म्याद बढ़ती जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। तो ये इन दो के तहत तो मेरा नहीं ख्याल कोई मामला आगे। अच्छा इर्तज़ा साहब, मैं फिर दोबारा सवाल दोहरा देता हूँ। नवाज शरीफ साहब आजकल कह रहे हैं वापस आ रहे हैं, बड़ी तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि शाहदरा में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, उसको पीटीवी ने कवर किया। तो क्या नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आते हैं, इश्तिहारी हैं, सजा याफ्ता है, कानून क्या कहता है, वो गिरफ्तार करेगा या पूरे मुल्क में वो जलसे जुलूस कर सकते हैं आईनी तौर पर? आईनी एतबार से कोई भी जेल का कैदी जेल से बाहर पाया जाए और तो उसको फर्ज है हर शहरी का, ये कानूनन आईनन फर्ज है हर शहरी का कि वो उसको गिरफ्तार करे, उसको पकड़ने या पकड़ने में मदद करे। तो कैदी अगर बाहर भागा हो, बाहर आपको मिले, तो आप भी तब ये फर्ज है। तो ये मेरा नहीं ख्याल आईन और कानून के तहत कोई अदालत इनको ये पेश की तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सकती। प्रोटेक्टिव बेल का जो कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के हम ले लेंगे पहले, ये अदालत दे ही नहीं सकती, अदालत के इख्तियार में ही नहीं कि वो एक कैदी को बाहर रखे। और ये भी अदालत में नहीं भेजा था जो बाहर गए थे, ये कहते हैं ये अदालत में भेज दिया था। अदालत भेजती भी तो नहीं भेज सकती थी, क्योंकि अदालत का कोई काम नहीं है कैदी को छुड़वाना बिना, जब तक जमानत ना का प्रोसेस ना हो, बाकायदा जमानत का, और जामिन ना हो, बाकायदा जामिन, जो कि ये नहीं कि 50 रुपए पे एक एफिडेविट लगा के लिख दिया हो कि जी मैं गारंटी करता हूँ कि ये आएंगे वापस 4 महीने के बाद आ जाएंगे, तो वो 4 साल भी ना, तो जामिन भी वज़ीर आज़म बन गया हो।
और जिसकी जमानत भी हो वो भी अब आ रहा हो और कह रहा हो कि मुझे नहीं गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार करना लाजिम है अदालत के पे भी, पुलिस पे भी, FIA पे भी, ASF जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स भी है वो जो वहाँ खड़ी है, अगर प्राइम मिनिस्टर या साबिक प्राइम मिनिस्टर उसको लेके लेने जा रहा है उस पर भी ये फर्ज है, हर एक शख्स पे फर्ज है कि वो कैदी को उसकी कैद खाने में वापस पहुंचाने। सिर्फ 30 सेकंड, इसका मतलब है एतजाज साहब जो आपने बताया, कानूनन तो अगर वो आते हैं उन्हें एयरपोर्ट से जेल जाना होगा, अगर वो जलसा का जाते हैं तो आइन से मुतसादम होगा ये फैसला किसी का भी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल 100%, क्योंकि नवाज साहब के रास्ते में एक और मुश्किल है ना कि वो सिर्फ मुल्जिम ही नहीं, वो मुजरिम है, वो सजा काट रहे हैं। ठीक, सजा में एक दिन की छूट नहीं हो सकती मफरूर को। एतजाज साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो, और इतने दकीक मसाइल पे इतने सादा अंदाज में आवाम और आम आदमी भी समझ सके, इससे बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। एक बात मैं दोहरा देता हूँ कि जो इंटेंट है उस पर हम डाउट नहीं कर सकते असम्बली की, और अदालत भी जो है इस फेथ के साथ ही कानून को देखती है, तो ये उन्होंने हमें बताया। तो ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।